नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चुनाव के आंकड़ों से अब यह साफ हो गया है कि एक बार फिर मोदी की सरकार बनने जा रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने की थी, जिस तरह की उम्मीद हमें लग रही थी, लोगों से बात करने के बाद जो लग रहा था कि एक आंधी मोदी की चलती दिखाई दे रही है और मोदी जी का जो नारा है 400 पार का, लग रहा था कि 400 नहीं तो 350 सीटें तो आएंगी। लेकिन आज जो स्थिति आई है वो स्थिति तो ना 19 में थी और ना 2014 में थी। आखिरकार 10 साल के इतने बेहतरीन काम करने के बावजूद भी ये स्थिति कैसे आ गई, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार मंथन करेगी। लेकिन जो हमारे पत्रकार मित्र हैं और जिन लोगों से राजनीतिक विश्लेषकों से बात हुई है, उनका कहना यह है कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एक फीलिंग करी गई, एक इस तरह का एक नैरेटिव चलाया गया था और ये कहा गया था कि भाई देखिए बहुत बड़ी जीत से जीतने जा रहे हैं, एक ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं उसको, ठीक उस तरह की चीजें इस बार भी चुनाव में दिखाई दी। ये लगा कि मोदी जी है तो मोदी जी के नाम पर जनता वोट करेगी। ना राम के मंदिर के मुद्दे की बात आगे लाए, ना काम को आगे बढ़ाया गया। और जिस तरह से आईटी सेल है उसको लेकर मैं पहले से बोलता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल इस चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिया। हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखा है, 2022 का विधानसभा उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ, योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरह से बेहतरीन तरीके से उसको मैनेज किया कि जो लाभार्थी थे उन लाभार्थियों की छोटी छोटी क्लिप सोशल मीडिया पे चलाई जा रही थी। लोगों के दिमाग में ये पूरी तरह बैठ गया कि योगी जी अगर सरकार में फिर से आते हैं तो जिन लोगों को मकान अभी नहीं है उनको मकान मिलेगा, जिन लोगों को उज्ज्वला गैस नहीं मिली है उनको गैस मिलेगी, और कई ऐसी योजनाओं का लाभ योगी जी कंटिन्यू कर पाएंगे। और इसलिए 22 में योगी जी भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में वापसी किए। यही बात मैं पहले दिन से बोल रहा था कि मोदी की सरकार, जितने हाईवेज बने, जितनी रेलवेज बनी, जितने एयरपोर्ट बने, वो अपर क्लास के लिए है। लेकिन मिडिल क्लास के लिए क्या हुआ? क्या मोदी जी के पास ये बताने के लिए कुछ है कि मिडिल क्लास के लिए हमने ये किया? गरीबी के लिए ठीक है, हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया, ये एक बड़ी बात थी और उसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ये जो सरकार तीसरी बार मोदी की बन रही है उसके पीछे बड़ी संख्या में लाभार्थी हैं। लेकिन उन लाभार्थियों के अलावा एक वर्ग है मध्यम परिवार, उनको ना तो फ्री का राशन मिलता है, ना वो फ्री की बिजली कैटेगरी में आते हैं, ना उनको उज्ज्वला गैस फ्री की मिली है, ना उनको फ्री का मकान मिला है। मेरी खुद बात हुई है, बहुत सारे लोग जो नौकरी पेशा लोग हैं वो चुनाव के पहले भी ये चाह रहे थे कोई ऐसी सरकार घोषणा कर दे जिससे मध्यम वर्ग खुश हो जाए। मोदी जी शायद इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि कोई भी ऐसी घोषणा, ना तो टैक्स में रिबेट, ना कोई जीएसटी में रिबेट, और कुछ भी ऐसी घोषणा नहीं हुई। इससे एक निराशा का भाव था और उसके कारण से वोट का प्रतिशत डाउन रहा। इसमें एक रोल भीषण गर्मी का भी है। मैंने इस मुद्दे को उठाया था कि अगर ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये जो अधिकारी हैं, इनको इस धूप में मात्र 15 मिनट कह दिया जाए कि आप बाहर खड़े हो जाइए, जरा धूप में खड़े होकर 15 मिनट घड़ी में देख के दिखाइए, वो नहीं खड़े हो सकते। लेकिन आम पब्लिक से वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस भीषण गर्मी में अपने घर से निकलेगा, लाइन में 1 घंटे लगेगा, ना वहाँ पानी ना वहाँ शेड, और उसमें वो वोट डाल के आएगा बड़ा जिम्मेदार नागरिक के तरीके से सरकार को चयनित करने के लिए। तो इस भीषण गर्मी में जब लोग बीमार हो रहे हैं, हीट स्ट्रोक से लोग मर रहे हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, तो छोटा मोटा बीमार भी कोई व्यक्ति है, कोई बुजुर्ग भी है, वो इस धूप में कैसे निकलेगा? तो ये चुनाव इस भीषण गर्मी में कराने की मूर्खता अगर इस देश के ये चुनाव आयोग को या कोई अधिकारी करता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार को बैठकर इस पर विचार करना चाहिए था। एसी में बैठने वाले, एसी में घूमने वाले आम जनता को भेड़ बकरी की तरह अगर समझ रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि ये तो वोट डालने जाएंगे ही क्योंकि इनको तो वोट डालना ही है, तो जनता ने दिखा दिया कि भैया हम भी तुम्हारी तरह बीमार भी हो सकते हैं, हमें भी गर्मी लगती है, वोट डालने नहीं निकले। नतीजा सामने है। अभी आप देखिए, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार बेशक बन रही है लेकिन ये सरकार एक मजबूर सरकार जैसी दिखाई दे रही है। मोदी जी जो करना चाहते थे तीसरे टर्म में, जैसा कह रहे थे कि कड़े फैसले लेंगे, अब ये तीसरा टर्म बड़ा कड़ा होगा, हमने उम्मीद की थी। और अभी जो पेंडिंग पिछली सरकारों में चीजें छूट गई हैं
उसमें समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण, संविधान में वो संशोधन करने जिसके कारण भ्रष्टाचारियों पर, देश विरोधियों पर कड़े कार्रवाई हो सके। वो तो अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह का मैंडेट आया है उस मैंडेट में इंडी गठबंधन जब पिछली बार बहुत कमजोर स्थिति में था, कांग्रेस की लगभग 50 के करीब 65 के करीब सीटें थी, तब उन्होंने संसद नहीं चलने दिया। आज उनकी संख्या 250 से ऊपर हो जाएगी, तो क्या वो संसद में इस सरकार को अपने अनुसार कोई काम करने देंगे? उत्तर है नहीं। अब इसके आकलन के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन इस समय जो स्थिति आ रही है वो एनडीए की लगभग 305 सीटें दिखा रहे हैं, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की अकेले अपने दम पर 245 सीटें, जेडीयू की 15, शिवसेना की 6, टीडीपी की 16। वहीं इंडी गठबंधन की बात करें तो 226 सीटें, जिसमें कांग्रेस अपने दम पर 99 पर आंकड़ा पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर, आरजेडी 3 और टीएमसी बेहतरीन परफॉर्मेंस ममता बनर्जी की 31 सीटों पर दिखाई दे रही है, और इसलिए ममता बनर्जी इंडी गठबंधन में सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। यहां आपको एक और बात करूं अगर राज्यवार, वो मैं बाद में विश्लेषण करूंगा कि रीजन क्या रहे, लेकिन अभी आप देखें दिल्ली की 7 में से 7 सीटें, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 में से 29, असम में 14 सीटें जीतती हुई भारतीय जनता पार्टी, 4 सीटें कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में 10 सीट बीजेपी जीत रही है, और इसी तरह हरियाणा में 5-5 सीटें, यानी 5 इंडी गठबंधन और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। यह अनुमान लगाया जा रहा था जिस तरह से वहां इनका आपस में जाट बेल्ट में चीजें हुई, और मैंने इस पर पहले भी वीडियो की है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ओबीसी और जाट कम्युनिटी को तुष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को जाट बनाया, आरजेडी को शामिल किया और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को बनाया, एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि हम जाट कम्युनिटी को साथ रखे हुए हैं, उनके मान सम्मान को लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये कौम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आई। बेशक उत्तर प्रदेश में ये जयंत चौधरी के साथ, आरएलडी के साथ जरूर गई, यानी वो अपने नेताओं को वोट करते रहे, जहां उन्हें करना था बीजेपी को वोट नहीं गया। हरियाणा में इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी 5 पर अटकी। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को 18, इंडी गठबंधन को 10, जम्मू कश्मीर में 2 एनडीए को, 2 इंडी गठबंधन को, बिहार में भी 34 सीटें जो एनडीए है उसको मिल रही है। अब वहां आप देखें झारखंड में 5 एनडीए को और 5 जो है 9 एनडीए को और 5 सीटें इंडी गठबंधन को। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा, इसकी उम्मीद पहले से लग रही थी, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी अलग हुई, एकनाथ शिंदे को भले ही बना दिया, लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई नया कारनामा नहीं कर पाए जिससे कि लगे कि सरकार में बदलाव हुआ है। महाविकास अघाड़ी के समय के जो घोटाले हुए उस पर कोई खुलासा नहीं, महाविकास अघाड़ी सरकार में जो अपराध हुए उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा बादस्तूर जारी रहा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना, देवेंद्र फडणवीस वो भी हवाई से साबित हुए, और इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर 20 पर अटका एनडीए, इंडी गठबंधन 27 पर वहां इनसे आगे निकल गया। राजस्थान में 14 पर रहा, यह भी उम्मीद थी, लेकिन तमिलनाडु में उल्टा मामला हुआ कि भारतीय जनता पार्टी मात्र 1 पर अटका। इसी तरह आप देखिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वहां चुनाव का प्रचार तक नहीं करने दिया गया। माना जा रहा था कि 5 से 7 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि वहां भी भारतीय जनता पार्टी अभी भी, बेशक कई पार्टियों के नेताओं को शामिल किया, लेकिन उसका कोई चमत्कार नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश में खास तौर पे बड़ा झटका, योगी आदित्यनाथ जी का लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश का विकास, लेकिन उसके बावजूद भी जमीनी स्तर पर जो रिजल्ट नहीं आया है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो की थी और वो थी दलितों के ऊपर। मैंने उस वीडियो में बताया था कि मेरी गांव में मेरे बात हुई है, गांव में अनपढ़ व्यक्ति और एक 10वीं क्लास में पढ़ा लिखा बच्चा, उसके फोन में लगातार वो वीडियोज आ रहे थे जिसमें चंद्रशेखर उर्फ रावण और उसकी टीम लगातार समाजवादी पार्टी का आईटी सेल वो वीडियोस भेज रहा था, चुन चुनकर दलितों के ग्रुप बनाए गए थे,
व्हाट्सएप ग्रुप उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे और वो गांव-गांव में बड़े बारीकी के अध्ययन के बाद समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने वो बनाए थे। उनके पास वीडियो आते थे और उस वीडियो में ये दिमाग में दलितों के भर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी की अगर इस बार केंद्र में सरकार आई तो ये बाबा साहब का, अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान बदल देंगे और ये आरक्षण को खत्म कर देंगे। मैंने खुद उसको एक्स पर कई बार पोस्ट किया, योगी जी को टैग किया, मोदी जी को टैग किया, अमित शाह को टैग किया, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये जो एक्स पर पोस्ट लिखते हैं ये मोदी जी का हैंडल या कोई भी जो लोग चलाते हैं उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कौन व्यक्ति उनको क्या टैग करके खबर दे रहा है इससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको लगता है कि दुनिया तो बेवकूफ़ है, उनको जानकारी हम जो दे रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। वरना इसका काउंटर अगर होता कि संविधान नहीं बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म नहीं किया जा रहा है, ये मोदी जी ने कब बोला और बोलने की भाषा भी क्या थी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी खुद आ जाएं तो आरक्षण खत्म नहीं कर सकते। अरे भाई, आप भाषण में बोल रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आराम से उसको तसल्ली से समझाते, और ये भी भाषा आपने 5 फेज पूरा होने के बाद तब बोली। यानी अपनी बात कहने में, विपक्ष को काउंटर करने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चूकी। आईटी सेल केवल हवाई रहा, लोगों को बड़े बड़े अब मैं उसको बताना नहीं चाहता हूँ, वो बीजेपी अपने आप एनालिसिस करे, लेकिन जो यूट्यूब चैनल हैं, जो विश्लेषक हैं, जो आम जनता अपना विषय रखती है, उसको डिलीवर नहीं कर पाए। और इसलिए उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो बेहतरीन काम और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बावजूद भी त्यागी कम्युनिटी नाराज, बहुत एरिया में ब्राह्मण नाराज और राजपूत नाराज। उसका इफेक्ट ये देखिए कि राजा भैया जिनको कहा जाता था कि वो योगी जी के बहुत निकट हैं, पैर छूते हैं, सारी बात है, लेकिन वो साथ नहीं आए और उसका इफेक्ट पड़ता है, हर व्यक्ति का एक इफेक्ट पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो शासन प्रशासन में बैठे हुए हमने देखा है कि जिस तरह से चीज़ें हुई हैं उसका असर दिखाई दे रहा है कि दलित साथ नहीं आया, ओबीसी कम्युनिटी जरूर कुछ ना कुछ साथ रही, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग की उसके कारण समाजवादी पार्टी ने मुस्लिमों को सीटें कम दी। उसके अलावा जो बीजेपी का कोर वोटर है, कुर्मी है, तेली है, नाई है, छोटी जात जो है जिसको बोलते हैं कम्युनिटी में, उन लोगों को टिकट ज़्यादा दिया। बीजेपी के कोर वोटर को टिकट देने के कारण जो जिसका जहां जज्बा है वहां दिया। उसके उलट भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? गाजियाबाद की सीट पर ऐसा टिकट दे दिया जो पहले से मंत्री थे राज्य में, उनका परफॉर्मेंस का कुछ नहीं है, बस केवल मोदी के नाम पे जीतना। मेरठ में ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया, अरुण गोविल, जो एक टीवी के सीरियल में कभी आज से 30 साल पहले उन्होंने एक्टिंग की थी, और एक्टिंग करने वाले व्यक्ति से मेरठ का कोई लेना देना नहीं है। और जो मेरठ के कार्यकर्ता पहले से सालों साल मेहनत कर रहे थे, चाहे वो 22 का चुनाव हो, फिर चाहे वो 19 का चुनाव हो, 14 का चुनाव हो, लोगों को लगता है कि हम में से किसी को टिकट मिलेगा, वहाँ टिकट नहीं दिया आपने। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। और इस चुनाव में अब जो रिजल्ट है ठीक है, उसमें कई सारी कमियां रही हैं, भारतीय जनता पार्टी एनालिसिस करेगी और अभी पूरा रिजल्ट आने के बाद हम भी आपको बताएंगे कि बाकी चीज़ें क्या रही हैं। लेकिन बहरहाल इन सब चीज़ों को देखते हुए एक बात तो दिखाई दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने में बहुत कमी रखी है। मैंने जब मेरे एरिया में साहिबाबाद में चुनाव हुआ था, मैंने इस बात की कंप्लेंट भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कार्यकर्ता शिथिल थे, घरों में पर्चियां तक नहीं आई, वोटरों को घर से निकालने के लिए कोई नहीं आया और ये व्यवस्थाएं की नहीं गई, कोई खर्चा नहीं किया गया इस बात को देखते हुए कि आपका वोटर बूथ तक कैसे पहुंचे। वो जो पन्ना प्रमुख वाली थ्योरी लेकर के, वो जो योजना लेकर के भारतीय जनता पार्टी चलती थी, जिसके नतीजे 2014 में आए, जिसके नतीजे 2019 में आए, इस बार वो पन्ना प्रमुख वाली व्यवस्था पूरे हमें तो उत्तर प्रदेश में तो दिखाई नहीं दी। उदाहरण बनारस से ले लीजिए, वाराणसी से जहां मोदी जी खड़े हैं, वहां भी लगभग 50% का वोट पड़ना ये बता रहा है कि वाराणसी जो मोदी जी का चुनाव क्षेत्र था, वहां भी पन्ना प्रमुख की व्यवस्था नहीं की गई, वहां भी वोटरों को घर से निकालने की कोशिश नहीं की गई। जहां वो मैं कहता हूं कि वाराणसी में इतना काम हुआ है कि जनता कहेगी काम बहुत हुआ है,
लेकिन बूथ तक उनको कौन ले जाएगा? ये जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए, लेकिन वो कार्यकर्ता बस हवा हवाई मामला था सारा। और इसके कारण से रिजल्ट ये आया कि जो रिकॉर्ड मतों से अगर किसी को जीतना चाहिए इस पूरे चुनाव में, वो तो होने चाहिए नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके ऊपर ये पूरा चुनाव था। तो वो अपने क्षेत्र में यदि नहीं जीत पा रहे हैं रिकॉर्ड मतों से, तब पूरे भारत का चुनाव जिनके सिर पर है उसका रिजल्ट क्या रहेगा? ये कोई कहने की बात नहीं है। बहरहाल इससे बड़ी निराशा हुई है और ये जीत सरकार बेशक बन रही हो, लेकिन ये मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम 10 साल का मोदी जी का रहा है, जो इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक किया है, सेना को मजबूत किया है, इतने काम के बावजूद भी यदि फिर भी जनता फ्री की रेवड़ियों में ही खुश होगी, उनको जातियों में बांटकर, आप सोचिए राम का मंदिर 550 साल बाद बना, बीजेपी सरकार केंद्र और उत्तर प्रदेश में नहीं होती वो कभी पूरा नहीं होता। इसका मतलब हिंदुओं को मंदिरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मदरसे मस्जिद बनते रहें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तब फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना होगा कि भैया मदरसे काहे बंद करते हो? कोई ज़रूरत नहीं है। मंदिर क्यों बनवाते हो? कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों को फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री बस यात्रा, इसमें आनंद है। वहीं उत्तर प्रदेश में कई राज्यों की तुलना में बहुत महंगी बिजली है। महंगी बिजली के बावजूद व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, तो जनता नाराज होगी। इस तरह की दिक्कतें हुई हैं और सारा दरमदार अधिकारियों पे छोड़ दिया गया। प्रदेश के अध्यक्ष अपने आप में मस्त रहे और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के चलते ही कार्यकर्ता नाराज रहे। बहरहाल इन चीज़ों पर बाद में विश्लेषण होगा, लेकिन कुल मिलाकर सरकार तो मोदी जी बना ही रहे हैं, लेकिन इस तरह से कि आए दिन ये खतरा रहेगा कि कौन सा दल टूटकर इंडी गठबंधन में मिल जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।